हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना था। लास्ट वीडियो में हमने कोलॉइड्स की डेफिनेशन याद कर ली थी और उसके पॉइंट्स के जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़ ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड से। देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन था और जो सस्पेंशन था उनके आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी इतनी, लेकिन जो कोलॉइड्स हैं इसकी टोटल 7 to 8 क्लासिफिकेशंस हैं जो हमें सारी याद करनी है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है सॉल। ठीक है, SOL सॉल। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा कोलॉइड होता है जिसमें टाइनी पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम, जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहे वो सॉलिड के हों या किसी और लिक्विड के हों, वो एक दूसरे लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड रहते हैं। मतलब कोलॉइड इन विच टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम, किसी भी लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं। जैसे कि पेंट्स, इंक, सोप सॉल्यूशन। देखो, अगर आप इंक को, लिक्विड इंक को ध्यान से देखोगे ना, तो आप नेक डाई से भी देख सकते हो कि उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई दे जाते हैं। तो वो सॉल का एग्जांपल होता है। सोप सॉल्यूशन क्या है कि आप साबुन को पानी में लाते हो तो आप देखते होगे ना, जो पानी होता है वो ट्रांसल्यूसेंट सा हो जाता है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब एकदम क्लियर पानी नहीं होता, वो थोड़ा ब्लर सा हो जाता है बेसिकली, अगर आप समझने की कोशिश करो तो वो ब्लर इसलिए हो जाता है, वो पानी मतलब इतना ट्रांसल्यूसेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सोप के छोटे छोटे पार्टिकल्स कम्प्लीटली नहीं बट काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक कोलॉइड बन जाता है। मतलब जो सोप के पार्टिकल्स हैं सोप सॉल्यूशन में, वो कोलॉइड पार्टिकल्स की रेंज में आते हैं, जैसे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोलॉइड बन जाता है। ठीक है, तो सॉल की डेफिनेशन और उसके दो एग्जाम्पल, या मतलब जितने भी अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, कम से कम 2 एग्जाम्पल तो हर किसी के याद रखना। सेकेंड है सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल क्या है? इट इज़ अ कोलॉइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। मतलब ये एक ऐसा कोलॉइड है जहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स सॉलिड मीडियम ही डिस्पर्स होते हैं। इसका एग्जांपल हमारा रूबी एंड एमराल्ड्स, या जितने भी हमारे कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं ना, सफ़ायर ग्रीन होता है आपका, एमराल्ड रेड होता है, रूबी ब्लू होता है, सफ़ायर। तो ये जितने भी कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं ये सारे सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने सॉल पढ़ा था वो क्या था कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में डिस्पोज होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जो सॉलिड टाइनी पार्टिकल्स हैं, टाइनी मतलब बड़े भी हो सकते हैं थोड़े, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड मीडियम में ही डिस्पोज होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया रूबी, एमराल्ड्स और जितने भी बाकी कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं। यहाँ पे डायमंड नहीं आएगा। ठीक है, डायमंड को वैसे हम जेमस्टोन्स में ही गिनते हैं, बट डायमंड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई और सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, डायमंड जो है वो प्योरली कार्बन से ही बना हुआ है। वो आगे देखेंगे डायमंड की प्रॉपर्टीज़ अभी हैं, जब हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ा बहुत है। तो डायमंड जो है वो एक तरीके का आपका सॉलिड सॉल नहीं है। ठीक है, वो एक एलिमेंट है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना है। तो आप रूबी, एमराल्ड्स ये सब याद कर सकते हो, बट डायमंड याद मत रखना। थर्ड है एरोसोल। एरोसोल क्या है? इट इज़ अ कोलॉइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। मतलब ये एक ऐसा कोलॉइड है जहाँ पे सॉलिड या लिक्विड गैस के अंदर डिस्पर्स होता है। मतलब हम किसी भी गैस के अंदर किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड पार्टिकल्स को डिस्पर्स करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्मॉग या फॉग या मिस्ट, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं आप एटमॉस्फेयर में देखते हो अपने अराउंड, ये एरोसॉल होता है। मतलब जब एयर प्योर नहीं होती ना तो वो एरोसॉल बन जाती है। होता क्या है वहाँ पे, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल्स उस एयर के अंदर चले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो स्मोक बन जाती है। स्मोक क्या होता है? जब ये स्मोक और फॉग मिल जाती है तो स्मोक बन जाती है। फॉग भी यही होता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब लिक्विड की ड्रॉप्स एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो है जब वो किसी गैस में डिस्पोज हो जाता है तो वो एरोसॉल बन जाता है। उसके बाद है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब डेफिनेशन इसकी भी ईजी है लेकिन थोड़ा सा समझना है इसको। इट इज़ अ कोलॉइड इन विच माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड विच इज़ नॉट मिसिबल इन इट। फर्स्ट लाइन का मतलब तो यह है कि एक लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे लिक्विड में मिलाए जाते हैं तो वो इमल्शन बन जाता है। बट ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है जब तक हम इसमें ऐड ना करते हैं विच इज़ नॉट मिसिबल इन इट। क्योंकि देखो, आप मान लो रूह अफ़ज़ा को पानी में डाल रहे हो या फिर किसी भी शरबत को पानी में डाल रहे हो, तो क्या होगा कि वो तो मिक्स हो जाएगा, है ना। तो वो फिर हमारा वहाँ पे इमल्शन नहीं बनता, वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है।
बट अगर हमें इमल्शन बनाना है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट जो दो लिक्विड्स हम डाल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिसेबल ना हो, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि जैसे आप ऑयल एंड वाटर लिख दो इसमें, मतलब ऑयल इज़ एडेड इन वाटर, ऑयल इज़ एडेड इन वाटर इज़ अ सस्पेंशन, बिकॉज वो दोनों बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते, आप उनके बीच में ईजिली बाउंड्रीज देख सकते हो, वो सस्पेंशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इमल्शन का एग्जांपल हो गया आपका मिल्क, मिल्क में आपको कोई अलग से बाउंड्रीज वगैरह नहीं दिखती, एकदम होमोजीनियस मिक्सचर लगता है, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो एक कोलॉइड है। अगर आप उसको बहुत ही हाई पावर माइक्रोस्कोप से, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से अगर कोई देखेगा उसे, तो ही उसे पता चलेगा कि उसमें ऑयल और वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कम्प्लीटली एक दूसरे से मिसेबल नहीं हैं। तो emulsions is a colloid in which minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible in it। ये जो लास्ट की लाइन है which is not miscible in it, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका मिल्क, बटर एंड क्रीम, ये तीनों जो है ये emulsion के एग्जाम्पल है। बाकी जितने भी आते हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये emulsions ही होते हैं। फिफ्थ पार्ट इज फोम। फोम इट इज़ अ कोलॉइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। ये एक ऐसा कोलॉइड है जहाँ पे गैस जो है वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होती है। इसका एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर, फोम, फायर एक्सटिंग्विशर का जो फोम होता है जो निकलता है, सोप बबल, एंड ये जितने भी मतलब झाग होते हैं ना, जहाँ से भी झाग निकलते हैं वो सारे फोम होते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है, गैस जो है वो लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। तो वेन एवर अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम, वो एक फोमी टच सा बना देती है। मतलब अगर आप देखो ना, आप खुद सोचो, अगर आप झाग को ऐसे फील करते हो, अपने टच करते हो, तो आपको ना ऐसा लगता है कि वो लिक्विड है, ना ऐसा लगता है कि वो एयर है, मतलब वो बीच में कुछ होता है। तो बेसिकली वही वाटर या लिक्विड ही होता है जिसके अंदर एयर चली जाती है, जिससे वो काफ़ी लाइट हो जाता है। सो फोम इज़ नथिंग बट अ गैस डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, फोम, सोप बबल, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फोम। ये फायर एक्सटिंग्विशर फोम एक वर्ड है, ठीक है, ये दो अलग अलग नहीं है। नाउ नेक्स्ट कम सॉलिड फोम। देखो पहले सॉल पढ़ा था, फिर सॉलिड पढ़ा था, ये दो हो गए, फिर फोम पढ़ा था और सॉलिड फोम पढ़ा था, ये दो हो गए। बीच में कौन सा पढ़ा, एरोसॉल एंड इमल्शन, 6 हो गए। अभी हम 6th पढ़ ही रहे हैं, तो आपको नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। 7 है टोटल, 7th जेल है, जेल इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा आगे। बाकी आपको सबके नाम और सबके फंक्शन याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा तो हो जाता है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए सॉलिड फॉर्म की डेफिनेशन बता, तो आप बता दोगे, बट जब आपको सारे एक साथ लिखने को आएंगे ना, तो चांसेस होते हैं कि आप किसी का किसी में लिख दो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। सो यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड फॉर्म क्या है, इट इज़ अ कोलॉइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। ऊपर फोम में क्या था, गैस को लिक्विड मीडियम में डालते थे, जो रीजनेबल भी लगता था, ठीक है डाल सकते हैं, बट हम गैस को सॉलिड में कैसे डाल सकते हैं। तो यस, इसका एग्जांपल भी हमारे पास, जैसे स्पॉन्ज जो हम नॉर्मली देखते हैं, वो स्पॉन्ज जो कभी कभार गद्दों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो बेड पे गद्दे लगते हैं, जो अलग अलग मतलब वैरायटी के आते हैं ना गद्दे, तो उसमें काफ़ी बार स्पॉन्ज के गद्दे भी होते हैं। तो वो जो बेड के अंदर भरा होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म होती है। स्पॉन्ज इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड फॉर्म जो वाटर वगैरह अब्जॉर्ब कर लेती है। सिमिलरली इंसुलेटिंग फॉर्म, वो फॉर्म इंसुलेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। और सबसे बेसिक एग्जांपल आपका ब्रेड इज़ ऑल्सो अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। ब्रेड क्या है, सॉलिड है, आप उसको फोल्ड कर सकते हो, आप उसको कट कर सकते हो इजली। वो क्यों कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी एयर गैप्स प्रेजेंट है उसके बीच में, ठीक है। मतलब जिस भी सॉलिड के बीच में एयर गैप्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो एक सॉलिड फॉर्म बन जाता है। सो सॉलिड फॉर्म क्या है, इट इज़ अ कोलॉइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। एग्जाम्पल यहाँ पे 3 याद कर लेना, इंसुलेटिंग फोम, स्पॉन्ज एंड बेड। अब मैं यहाँ पे जेल बता रहा हूँ। पहले जेल की डेफिनेशन देखना। जेल क्या है, इट इज़ अ सेमी सॉलिड कोलॉइड इन विच देयर इज़ अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। सिमिलर लग रही है ना सॉल से। ये क्या कह रहा है, सेमी सॉलिड कोलॉइड है जिसमें एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स लिक्विड में, बट बीच में इसने 2 वर्ड्स ऐड कर दिए, कंटिन्यूस नेटवर्क। अगर हम कंटिन्यूस नेटवर्क को हटा दें तो ये पूरा सॉल ही बन जाता है, सेमी सॉलिड लिक्विड इन विच देयर आर सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। तो क्या डिफरेंस है, ये क्या सिग्निफिकेंस है इन 2 वर्ड्स का, कंटिन्यूस नेटवर्क का, जो जेल और सॉल को डिफ्रेंशिएट करता है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखना, मैं थोड़ा डायग्राम से बताने की कोशिश करूँगा। मान लो ये आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, और ये दूसरा लिक्विड है। अब चलो पहले एक से बताता हूँ। आपके पास यहाँ पे 1 मिनट, ये एक लिक्विड है, ठीक है,
अब यहाँ पे इसके जो लिक्विड है इसमें ऐसे ही सॉलिड पार्टिकल्स इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे ही डिस्पर्स्ड हैं इसके अंदर, कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो ये सॉल है, ठीक है। अब जेल में क्या डिफरेंस आ जाता है, ये आपके पास एक और बीकर है, माइंड मत करना, ठीक है, ड्राइंग वगैरह। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, ये कंटिन्यूस नेटवर्क से मूव करेंगे। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है, मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जो जेल है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स एक कंटिन्यूस नेटवर्क में होंगे, मतलब अलाइंड होंगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप क्लास में लाइन बना के खड़े हो और एक तरफ आप क्लास में ऐसे ही घूम रहे हो। तो जब आप असेंबली में या क्लास में एकदम लाइन बना के खड़े हो, सो यू आर इन अ कंटिन्यूस नेटवर्क, आप एक अरेंज्ड मैनर में खड़े हो। एंड दैट टाइम जो पार्टिकल्स लाइन में होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन में, कंटिन्यूस नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ये तो होता है जेल। और सेकंड दूसरी तरफ क्या है कि आप लाइन में नहीं खड़े हो, यू आर जस्ट स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, आप इधर उधर खड़े हुए हो बस, ठीक है, रैंडमली कहीं भी खड़े हो, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली डिस्पर्स्ड हैं लिक्विड मीडियम में, सो दैट इज़ अ सॉल। तो ये मेजर डिफरेंस है जेल एंड सॉल के बीच में, बस ये दो वर्ड्स हैं जो पूरा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों को। ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है आर सॉल एंड जेल सेम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, तो आप ये बता सकते हो कि जेल में सॉलिड पार्टिकल्स का कंटिन्यूस नेटवर्क होता है, इन अ कंटिन्यूस नेटवर्क दे आर अरेंज्ड, वाइल इन सॉल में क्या होता है, द सॉलिड पार्टिकल्स आर जनरली मतलब रैंडमली डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम। नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दो तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, नो न्यू सब्सटेंस, मतलब ये काफ़ी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो इसके बीच में डायरेक्ट डिफरेंशिएट की फॉर्म में बता दिया आपको। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इससे क्या होगा, इसकी फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इन सबकी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज़ formed, while in a chemical change a new substance is formed। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, ये एक टेम्पररी चेंज है, और केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। एग्जाम्पल लेके समझें स्टार्टिंग से, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है टीयरिंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ पेपर का। अब फिजिकल चेंज है टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को फाड़ देते हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, वो पहले भी पेपर था, अब वो फटने के बाद भी वो दो अलग अलग एक ही पेपर के टुकड़े हैं, वो पेपर ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम उसे बर्न कर रहे हैं तो एक नया आइटम प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ ऐश, जो पेपर की ऐश है वो बच रही है, सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, फिजिकल चेंज जो होता है वो एक टेम्परेरी चेंज है, वही जैसे पेपर है, पेपर को आप चिपका दो, मतलब ऑफकोर्स वापस जैसे तो नहीं होगा बट चिपक जाएगा ना, रिवर्सिबल है। एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज जो होता है, सॉरी, जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, मतलब अगर एक बार कागज़ को जला दो तो फिर उस ऐश से आप वापस तो पेपर नहीं बना सकते ना, वो पेपर तो जल चुका है, उसकी ऐश बन चुकी है, सो आप उस ऐश को दोबारा से पेपर में चेंज नहीं कर सकते, सो दैट इज़ अ परमानेंट चेंज। इट इज़ ईजिली रिवर्सिबल, ये ईजिली रिवर्सिबल होता है, वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप पेपर को जोड़ सकते हो, टेप से चिपका सकते हो। वाइल जो बर्निंग ऑफ पेपर है, जो ऐश प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते पेपर बनाने के लिए, सो दीज आर जनरली इरिवर्सिबल, सो दीज आर ईजिली रिवर्सिबल एंड दीज आर जनरली इरिवर्सिबल। फोर्थ, वेरी लिटल अमाउंट ऑफ हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड या रिलीज। फिजिकल में बहुत कम हीट या हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, काफ़ी केसेस में नहीं होती, जिसमें होती है उसमें बहुत कम होती है, या तो अब्जॉर्ब या रिलीज। जबकि केमिकल चेंज में लॉट ऑफ हीट लाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड। केमिकल चेंज में हीट या लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर ही देख लो, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, और ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। फिफ्थ, मास ऑफ सब्सटेंस डजेंट ऑल्टर। इस केस में क्या होता है, जो मास है वो ऑल्टर नहीं होता है, मतलब मास में कोई चेंज नहीं आता है, वाइल केमिकल चेंज में मास में चेंज आता है। जैसे अगर आपके पास मान लो 1 ग्राम का पेपर है, अब उसे फाड़ के दोबारा चिपका भी दोगे तो 1 ग्राम का ही रहेगा, निगलेक्टिंग द वेट ऑफ द टेप। लेकिन अगर आप पेपर को जलाते हो तो पेपर अगर 1 ग्राम का है तो वो ऐश 1 ग्राम की नहीं होगी, इट विल बी हार्डली लाइक 2 मिलीग्राम्स, या बहुत कम हो जाएगी वो, ठीक है। सो मास जो होता है यहाँ पे सब्सटेंस का वो ऑल्टर करता है।
लास्ट, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने कंसंट्रेशन टॉपिक पढ़ा था, उसके बेसिस दो न्यूमेरिकल्स देख ले। न्यूमेरिकल्स की अपनी बुक में, आपको उसमें थोड़ा सा ईजीनेस रहे। दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं, बाकी जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, जब हम रिवीजन करेंगे इन चैप्टर की, तो और न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। न्यूमेरिकल्स इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हम वो करते रहेंगे। Question 1, if 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution, calculate the concentration of solution. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। सॉल्यूशन तो हमें दे रखा है 550 ग्राम, सॉल्यूट क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला याद रखना, CuSO4, आगे जाके कहीं भी यूज़ आ सकता है। सो मास ऑफ सॉल्यूट इज़ CuSO4 का जो मास है वो कितना है, 110 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है, 550 ग्राम। तो डायरेक्ट फार्मूले में बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट 110, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 20%। सो इस ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। 20% इतने ईजी ज़्यादातर आते नहीं है पेपर में, बस ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट कर देंगे। सेकेंड, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्सड विद 150 ml ऑफ वाटर। 50 ml एल्कोहल को हमने 150 ml वाटर में मिक्स कर दिया। अब हमें सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 150 ml। बट यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दो चीज़ें गिवन है, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे 50/150 इंटू 100, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 150 है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और जो हम फॉर्मूले में लेते हैं वो लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 50 + 150 कितना हो गया, 200 ml। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई है 200 ml। सो जब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, 50/200 इंटू 100। सो अगर आप ये नहीं करते तो आपका आंसर आता 50/150 इंटू 100, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 33.3 कुछ परसेंटेज आती है आपकी, जो गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml लेना है। तो हम 200 करके इसको फाइंड करेंगे एंड द आंसर वुड बी 25%। इसी के साथ हमने यहाँ पे एक और आगे का टॉपिक ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एंड उसके आगे आने वाली 2-3 वीडियोस में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो भी ख़त्म हो जाएगा।